नमस्कार दोस्तों। आज मैं अपने कक्षा में शुंग कालीन जो कला मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, भरहुत शिल्प से आगे चल के सांची स्तूप पर जो शिल्प है उसके बारे में मैं आपको थोड़ी बहुत जानकारी दूंगा। सांची स्तूप पर जो शिल्प है, आप यह जानते हैं कि सांची का जो स्तूप है वह मध्य प्रदेश के भोपाल के विदिशा से 6 मील सांची नामक गांव में है, जहां से हमें 2, 3, 4, 6 स्तूप प्राप्त हुए हैं। और 2 नंबर का जो स्तूप है वह इन स्तूपों में सबसे बड़ा स्तूप कहा गया है। इन्हीं स्तूप को हम महास्तूप कहते हैं और इन्हीं स्तूपों से हमें शुंगकालीन शिल्प का उत्कीर्णन देखने को मिलता है। तो हम आपको ये बता सकते हैं कि मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल के समीप विदिशा से 6 मील की दूरी पर सांची नामक स्थान से हमें स्तूप प्राप्त हुए हैं, जिस पर शुंगकालीन मूर्ति कला के उत्कृष्ट उदाहरण भी देखने को मिलते हैं। स्तूप 2 का आकार अन्य स्तूपों की अपेक्षा बड़ी है। इस विशाल स्तूप का निर्माण मौर्य शासक अशोक के काल में हुआ था, चूंकि उस समय ईंटों और लकड़ियों का प्रयोग किया गया था। सर्वप्रथम ईंटों से निर्माण हमारा मौर्य काल के ही समय में देखने को मिलता है और इसका प्रथम शती ईस्वी लगभग स्तूप का अधिक विस्तार और अलंकरण हमें देखने को मिलता है। पर्सी ब्राउन ने इस स्तूप के विस्तार की 4 अवस्था को बताया है। उन्होंने यह जो 4 अवस्था बताया, 250 ईसा पूर्व से उस समय इस स्तूप का निर्माण ईंटों से किया गया था, जो कि अशोककालीन था। 150 ईसा पूर्व इस पर पाषाण को चढ़ाने का काम किया गया और 100 ईसा पूर्व मध्य भाग वेदिका चारों ओर बनाने का काम किया गया और 53 ईस्वी के आसपास इसके 4 तोरण द्वार बनाए गए और इन चारों तोरण द्वारों में भी क्रमशः सबसे पहले दक्षिण का तोरण द्वार, उसके बाद उत्तर का तोरण द्वार, उसके बाद पूरब का तोरण द्वार और सबसे आखिरी में पश्चिमी तोरण द्वार बनाया गया। इन्हीं तोरणों पे हमें शिल्प की आकृतियां देखने को मिलती हैं, जातक कथाओं का अंकन मिलता है और प्रतीकात्मक अंकन देखने को मिलता है। उन प्रतीकों में हमें वृक्ष, चक्र, स्तूप पूजा जैसे अन्य प्रतीक देखने को मिलते हैं। यहाँ पर मैंने 3 बड़ेरी वाला तोरण द्वार बनाया है। आप इसको देख सकते हैं कि इसमें 3 बड़ेरियां लगी हुई हैं, जिसमें 3 सूचियां भी इनके बीच में हैं। हमें इन बड़ेरियों पर और इन सूचियों पर और इनके जो ये आप स्तंभ टाइप से हमें पत्थर देख रहे हैं, इस पर चित्रण का कार्य देखने को मिलता है। और आगे हम आपसे बताना चाहेंगे कि सांची स्तूप पर जो प्रतीकात्मक अंकन हुआ था, वह जो प्रतीक थे वह गज जो मैंने आपको बताया था कि बुद्ध के जन्म से जुड़ा हुआ है, तो यहाँ पर भी उसको बनाया गया है, लेकिन थोड़ा बहुत कहानी में अंतर करके इस स्तूप के ऊपर वह चित्रण किया गया है। तो गज संबंधी जो बात है, बुद्ध के जन्म के लिए गज का प्रतीक पहले ही स्वीकृत है। गज का अंकन सांची पर भी देखने को मिलता है। बुद्ध जन्म का प्रदर्शन कुछ विशेष प्रतीक थे, जिसमें हमें तोरण के कल्पित शीर्ष पर पद्म पर आसीन देवी की आकृति, कहते हैं कि यह जो देवी की आकृति है माया देवी की आकृति है, यह भी जो प्रतीकात्मक अंकन है बुद्ध के जन्म से जोड़ा जाता है। सांची का जो पश्चिमी तोरण मिला था, उसकी मध्य बड़ेरी पर महाभिनिष्क्रमण का अंकन किया गया है। कपिल वस्तु के प्रवेश द्वार से अश्व बाहर निकल रहा है और बीच भाग में वृक्ष की आकृति है जो बुद्ध का धोतक है। इस दृश्य के ऊपरी भाग में 2 अश्वों का चित्र खुदा है, जिसके सिर पर छत्र है। इस कहानी को कहने का मतलब है कि कपिल वस्तु से जब वह निकल रहे हैं तो वह घोड़े के माध्यम से जा रहे हैं
और कपिल वस्तु से जब वह जंगल में पहुंच जाते हैं तो वहां से जो घोड़ों की वापसी हो रही है, जिनके ऊपर छत्र लगा है, यह एक राजा का सूचक है कि वह अपना सब कुछ त्याग करके वापस इन घोड़ों को भेज देते हैं। इस दृश्य का अंकन हमें पश्चिमी तोरण पर देखने को मिलता है। इसी तरह से हमें मार विजय का भी दृश्य चित्रण मिलता है। मार विजय के दृश्य चित्रण हमें तोरण पर खुदा हुआ देखते हैं। तोरण की जो बड़ेरी है, उस बड़ेरी पर बुद्ध को वृक्ष का प्रतीक मानकर मार का भी अंकन वहां किया गया है। बुद्ध को वृक्ष का प्रतीक माना गया है और मार को राक्षस का प्रतीक माना गया है। आप उस चित्र में देख रहे हैं कि जो शिल्प बनाया गया है, एक तरफ से मार अपनी राक्षसी सेना की तरफ से उस योगी पर, ध्यानी पर जो है पत्थर और पेड़ की जड़ों से वार कर रहे हैं, और दूसरी तरफ हमें जो शिल्प में इसका अंकन देखने को मिलता है कि मार की सेना आक्रमण कर रही है और दूसरी तरफ से मार की सेना भाग रही है। इस तरीके का एक क्लियर चित्रण हमें शिल्प पे देखने को मिलता है। बुद्धत्व प्राप्ति, जब वह ज्ञान की प्राप्ति कर लेते हैं तो सुजाता के हाथों खीर खाने का भी एक दृश्य हमें सांची के वेष्टनियों पर देखने को मिलता है। यह जिसका बहुत शुद्ध चित्रण हमें वहां देखने को मिलता है। धर्म चक्र के पूजा संबंधित धर्म चक्र का अंकन लगभग हमें सभी स्तूपों पर और उनकी वेष्टनियों पर देखने को मिला। स्तूप बुद्ध के महापरिनिर्वाण का प्रतीक था। सांची स्तूप के तोरण पर अनेक स्थानों पर लोगों द्वारा स्तूप की पूजा करते हुए प्रदर्शित किया गया था। इसी तरीके से एक प्रतीकात्मक चिन्ह श्रावस्ती के श्रेष्ठी अनाथ पिंडक द्वारा बौद्ध संघ को जेतवन के दान का दृश्य भी सांची के तोरण पर उकेरा गया है, जिसमें आप देखेंगे कि बैलगाड़ी से जमीन पर सिक्के बिछाने का कार्य किया जा रहा है। बड़ा ही प्यारा चित्रण शिल्प में उकेरण आपको देखने को मिलेगा। भगवान बुद्ध के दूषित स्वर्ग में अपनी माता माया को ज्ञान देने का भी एक बहुत बढ़िया शिल्प चित्रण वहां देखने को मिलता है। सांची स्तूप के तोरणों पर बुद्ध से संबंधित प्रतीकों में वज्रासन, बुद्ध पदचिन्ह, चक्रमपथ और चूड़ा की पूजा का भी अंकन हमें देखने को मिलता है। इसी तरीके से अब हम जातक कथाओं में भी मैंने कल के ही 3 जातक को उठाया है, जिसमें आपका वेशंतर जातक, महाकपि जातक, छदंत जातक के बारे में मैं आपको बताऊंगा। वेशंतर जातक की कहानी आपको पता है, लेकिन थोड़ा सा सांची में इसको विस्तार दिया गया है और इस कहानी में थोड़ा सा अंतर किया गया है कि सांची के उत्तरी तोरण की बड़ेरी पर वेशंतर जातक का दृश्य बड़े विस्तार से पूरे विवरण के साथ अंकित किया गया है, जहां राजा का महल से निकलना, रथ का दृश्य हमें वहां खड़ा हुआ दिखाई देता है, जंगल से लौटना, दृश्य के ऊपरी भाग में महल की तरफ से जो हमें जंगल दिखाई दे रहा है, बड़ेरी की दूसरी ओर जंगल का दृश्य, राजा से पत्नी व पुत्र का अलगाव। इस तरीके की कहानी हमें भरहुत के भी स्तूप पर देखने को मिली थी, लेकिन चूंकि यहाँ पर थोड़ा सा अधिक पटल का प्रयोग करते हुए चित्रों के कैरेक्टर को एक साथ वहां पर अंकित करके एक अच्छा सामंजस्य बैठाया गया है। महाकपि जातक, जैसे मैंने आपको बानर की कहानी सुनाया था कि बानरों का कलेजा खाने की बात थी कि उनका हृदय बहुत स्वादिष्ट होगा, तो सेम वही कहानी यहाँ पर भी बनाया गया है, लेकिन इनके चित्र में उस कहानी का अंकन बंदरों के वृक्ष पर चढ़ के फल खाने से लेके महाकपि का पुल बन जाना और बंदरों का चले जाना, इतना विस्तार यहाँ सांची के तोरण पर दिखाया गया है। दूसरा, छदंत जातक की कहानी में जैसा मैंने आपको बताया था कि काशी के नरेश की जो पत्नी थी, ब्रह्मदत्त की पत्नी, उनके कहने पर वैद्या के द्वारा छदंत के 6 दांत लाने की बात कही गई और वो उनको मूर्छा हो गया। इसमें इस कहानी को कुछ इस तरीके से दिखाया गया है कि उस जगह से
जो कि बड़ेरी पर चित्रण है, मानसरोवर से एक हाथियों का झुंड निकल रहा है, जिसमें से बोधिसत्व भी हाथी के रूप में छदंत लिए हुए निकल रहे हैं और उनके ऊपर छत्र लगा है। उनके पीछे में जो वेद्या है उसको धनुष और बाण के साथ उकेरण किया गया है। अब हम आपको सांची के तोरण पर जो कलात्मक विशेषताएं हैं उसके बारे में बताऊंगा। कुछ विशेषता यहाँ मैंने लिखा है। कथानकों का विस्तार। कथानकों का विस्तार कहने का मतलब है कि सांची के जो स्तूप हैं उसके जो तोरणों पर कहानियां बनाई गई हैं उनमें किरदारों की व्याख्या थोड़ी बढ़ा के कहानी को स्पष्ट रूप से समझाने का कार्य किया गया है। मुख्य पात्र को बार बार बनाया गया है। जैसे महाभिनिष्क्रमण में आप देख रहे हैं कि राजा का दरबार से निकलना, जंगल तक जाना, अपने पुत्र से बिछड़ना, तो इस तरीके से राजा को बार बार चित्रण करके चीजों को समझाया गया है। जहां मैंने घोड़ा का एक तरफ तीर बनाया है, मतलब घोड़ा का यहाँ रहना और घोड़ा का जंगल जाना और वापस होना, ये महानिष्क्रमण जो कि मुख्य पात्र को बार बार दिखाने वाले का एक अच्छा उदाहरण है। अधिक गहराई तक उकेरण। अधिक गहराई तक उकेरण का मतलब है कि जो हमें द्विआयामी एम्बोसिंग देखने को मिलता है जिसको हम रिलीफ कहते हैं, तो यहाँ थोड़ा सा हाई रिलीफ वर्क हमें देखने को मिला है और उस तरह से पात्र में थोड़ी अधिक गहराई भी हमें मिल जाती है। भरहुत से कम जातक कथाएं। भरहुत के ऊपर हमें 40 जातक कथाओं का अंकन मिला था, लेकिन यहाँ पर जातक कथाओं की संख्या थोड़ी कम है, लेकिन उनके संख्याओं में पारिवारिक तरीके से एक पृष्ठभूमि तैयार करके कैरेक्टर को बढ़ाया गया है। चमत्कारिक दृश्य। चमत्कारिक दृश्य कहने का मतलब है कि हवा में उड़ना, जल पर चलना, शरीर से आग निकलना, इस तरह के भी उकेरण हमें सांची के स्तूप पर देखने को मिलता है। पंक्तियों का विभाजन। पंक्तियों का विभाजन यह है कि एक जगह हमें देखने को मिलता है कि एक वृक्ष को बुद्ध का प्रतीक मान के उसके आगे छोटे मनुष्य आकृति और उसके पीछे बड़े मनुष्य आकृति की पंक्ति बनाई गई है, जिससे हमें कई आयाम देखने को मिलते हैं। इस तरह का हमें स्पष्टीकरण सांची के स्तूपों में कलात्मक दृष्टि से विशेष देखने को मिलता है, जो कि भरहुत की कला से थोड़ा सा क्लियर और विशेष है। आगे मैं आपको बताना चाहूँगा कि आगे हम आंध्र सातवाहन की कला पढ़ेंगे और आंध्र सातवाहन में अमरावती का जो स्तूप है उसके बारे में मैं आपको बताऊंगा।